हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? पढ़ने में मन लगता है ना? अच्छा, चलो रिवीजन कर रहे हो? रिवीजन प्रॉपर हो रहा है बेटा? रिवीजन प्रॉपर होगा तो आपकी जो स्टडी होगी उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होगा, फिजिक्स पढ़ने में मन लगेगा। तो कल मैं कुछ मोमेंटम से रिलेटेड बातें कर रहा था, है ना बेटा? आइए थोड़ी सी और बातें करते हैं, ठीक है? जैसे एक बात बताओ मुझे बेटा, अगर मैंने आपसे कहा कि ये एक सरफेस है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा एक बॉडी ऐसे आया, थीटा एंगल पे टकराया और थीटा एंगल पे ही लौट गया, ठीक है बेटा, और जितनी वेलोसिटी से आया m मास का ये बॉडी, उतनी ही वेलोसिटी से ये लौट गया, स्पीड वही है, ठीक है। तो हमसे कहेगा कि बताइए वॉल ने कितना फोर्स लगाया और टाइम दिया रहेगा कि कितने टाइम तक ये कांटेक्ट में रहा। तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, ये सुनो। हम यहाँ पर करेंगे क्या, पहले देखिए बेटा, इसमें जो है वेलोसिटी v है, स्पीड v है, तो मोमेंटम p मान लेते हैं m इंटू वी। इसमें स्पीड v है तो मोमेंटम p मान लेते हैं m इंटू वी। जितना मैग्नीट्यूड, देखिए डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, m इंटू वी। अब बेटा मोमेंटम का एक कंपोनेंट वॉल के परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट वॉल के पैरेलल। देखिए ये वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट वॉल के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट वॉल के पैरेलल। ये थीटा तो ये कितना होगा थीटा, तो ये कंपोनेंट कितना होगा p cos थीटा, ये कंपोनेंट कितना होगा p sin थीटा। उसी तरह से बेटा डरना नहीं भाई, डरना नहीं भाई, p का कंपोनेंट एक इधर और एक इधर, एक वॉल के पैरेलल और एक वॉल के परपेंडिकुलर। ये थीटा तो ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होगा ना, और ये कितना होगा बेटा p sin थीटा, और ये कितना होगा p cos थीटा। अब देखिए थोड़ा सा पढ़े लिखे आप ध्यान दीजिएगा, ये जो वेक्टर इसका एक कंपोनेंट, ये जो p sin थीटा है वो वॉल के पैरेलल आया, तो कोलिजन के बाद, टकराने के बाद, दीवार से टकराने के बाद वॉल के पैरेलल उतना ही मोमेंटम है p sin थीटा। तो क्या वॉल के पैरेलल मोमेंटम में कोई चेंज हुआ? तो हम बोलेंगे नहीं हुआ सर, जितना इनिशियल मोमेंटम है उतना ही फाइनल मोमेंटम है, ये और ये दोनों इक्वल है, सो मोमेंटम इज जीरो, चेंज इन मोमेंटम इज जीरो, यानी कि सरफेस के पैरेलल मोमेंटम में चेंज जीरो होगा। अब सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की तरफ और इधर की तरफ, देखिए ये मोमेंटम नीचे की तरफ है, ये मोमेंटम ऊपर, डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड तो जो है वही ये है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, वॉल के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम बोलेंगे सर मोमेंटम में चेंज हुआ। तो मोमेंटम में चेंज हम लोग जानते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और बेटा फाइनली ऊपर की तरफ है, प्लस में ले लो p cos थीटा, माइनस इनिशियली नीचे की तरफ है तो माइनस में ले लो, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, यानी आएगा 2p cos थीटा प्लस के साथ, प्लस का मतलब हुआ कि चेंज इन मोमेंटम ऊपर की तरफ होगा, ऊपर प्लस माना था, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर बेटा चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आया 2p cos थीटा, तो फोर्स इज इक्वल टू आएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। टाइम दिया रहेगा कि कितने देर तक कांटेक्ट में रहा, ये दिया रहेगा तो फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आएगा 2 और p की जगह mv cos थीटा इंटू टी, सॉरी 2mv cos थीटा अपॉन t। इस तरह से बेटा फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे, वेरी इजी, वेरी इजी, आराम से। देखिए कितने आराम से बनाया जा रहा है। और बेटा अगर आप इसको लिख करके, नोट्स में लिख करके थोड़ा सा एक दो बार खुद से प्रैक्टिस करोगे, कंपोनेंट खुद से तोड़ोगे, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल है, ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग, खुद से जब तक करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। ये बहुत फैक्ट वाली बात है, एकदम सीधी बात है ना बेटा? तो इसीलिए ये आपको करना चाहिए ढंग से। क्लियर हो गया? तो ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? मैं मिटा रहा हूँ बेटा। चलिए ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे, घबराने का नहीं है भाई, घबराने का नहीं है भाई, डरने का नहीं है, ठीक है? अब जैसे देखिए बेटा, बहुत आराम से सुनिएगा, और डरिएगा बिल्कुल नहीं, डरिएगा बिल्कुल नहीं। अभी मोमेंटम में ही बात कर रहे हैं,
अभी मोमेंटम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए आपसे बोलता है बेटा इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, ये क्वेश्चन इस तरह का मैंने वेक्टर में कराया था, लेकिन फिर से करा दे रहा हूँ क्योंकि आप तो पीछे का कुछ पढ़ते तो है नहीं, और जितना आगे पढ़ते उससे डबल तेजी से पीछे का भूल जाते हैं कि नहीं बेटा। इसलिए मैं जानता हूँ कि आप कितना पढ़ते हो, आप कितना मेहनत करते हो, मुझे पता है। तो इफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, मान लीजिए ये दिया हुआ है साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप, ऐसे दिया हुआ है, और बोला है देन फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम। अब बेटा इस तरह का क्वेश्चन आया तो कैसे बनाएंगे, देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन हमने वेक्टर में करा था, कैसे बनाएंगे देखो। तो यहाँ पर बेटा लीनियर मोमेंटम दिया है P वेक्टर इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस कॉस टी जे कैप। अब बेटा मोमेंटम मालूम है तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp बाई dt। तो देखिए साइन टी का डिफरेंशिएशन आएगा कॉस टी आई कैप, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या आएगा माइनस साइन टी जे कैप, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो बहुत गौर से, फोर्स निकल गया ना, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और सब मैंने पढ़ा है डिफरेंशिएशन, देखिए साइन का कॉस का माइनस साइन, ये सब आप भूल चुके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको अच्छे से जानता हूँ बेटा, है कि नहीं। अब बेटा वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए पहले डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट एक इतिहास के पन्नों में कब का भूल चुके हैं, है ना। डॉट प्रोडक्ट निकालना सर ये कहाँ याद रहेगा सर, एक सदियाँ बीत गई, एक पुरानी बात हो गई, है ना, और उस समय डॉट प्रोडक्ट पढ़ा करते थे। खैर कोई नहीं बेटा, आई डॉट आई वन मैंने बताया था, आई डॉट आई वन, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन टी कॉस टी, उसके बाद बेटा जे डॉट जे वन प्लस माइनस माइनस साइन टी कॉस टी, और ये कट करके देखिए ये और ये इससे कट जाएगा, जीरो आएगा। एंड डॉट प्रोडक्ट जब जीरो होता था, तो जब दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट इनका जीरो होता था, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड लीनियर मोमेंटम इज 90 डिग्री। आंसर देंगे 90 डिग्री। एंगल जो होगा, एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड पी वेक्टर इज 90 डिग्री। दिस इज आवर आंसर, है ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आसान है, वेरी इजी है, डरना नहीं है। क्लियर हो गया बेटा। ये दोबारा मैं करा रहा हूँ ताकि आपको एक बार थोड़ा सा रिकॉल हो, रिमाइंड हो। जो बच्चे थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक पढ़े होंगे, शुरू से मैंने जो कहा है रिवीजन रिवीजन रिवीजन, परफेक्टली लिख के पढ़ रहे होंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा लगेगा और उन्हें लगेगा आसान है। ठीक है, तो चलिए भाई, मैं इसे मिटा रहा हूँ, चलिए। फिर देखिए बेटा, अब जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक डिस्क है, डिस्क का मास कैपिटल M है। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। डिस्क का मास कैपिटल M है, ये हवा में फ्लोट कर रहा, मतलब हमने छोड़ दिया था। हवा में फ्लोट कैसे करे, तो नीचे गिर जाएगा ग्रेविटी की वजह से। तो नीचे से बंदूक से गोली फायर किया जा रहा है, और ये गोली ऐसे आ रहा है, और ये गोली इससे टकरा रहा है बेटा, ऐसे, है ना, v वेलोसिटी से टकरा रहा है, और उतनी स्पीड से ये लौट भी रहा है। ठीक है। अगर बुलेट का मास स्मॉल m है, और आपसे बोला इफ n bullets
fired per second due to this disk floats in air, हवा में बिल्कुल है, floats in air, ठीक है। then find speed of the bullet with which it strikes the disk, और टकराने के बाद सेम स्पीड से लौटता भी है, जितने स्पीड से टकराएगा उतने स्पीड से लौटेगा। तो सोचिए यहाँ पर ये कैसे पूरी कहानी बनेगी। देखिए बेटा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। पहली बात तो ये डिस्क यहाँ पे ऐसे बना दें, ये डिस्क ऐसे फ्लोट कर रहा है तो mg नीचे इसका अपना वेट होगा, और जब ऐसे बुलेट ऐसे टकराएगा तो वो डिस्क को ऊपर धक्का मारेगा, तो बुलेट द्वारा फोर्स ऊपर लगेगा। और अगर ये बिल्कुल हवा में रुका हुआ है बेटा, एयर में रुका हुआ है, तो जितना वेट इधर उतना ही फोर्स ऊपर, है ना। तो mg शुड बी बैलेंस्ड बाय फोर्स। अब सोचिए फोर्स कितना होगा, बुलेट के टकराने से फोर्स। अच्छा देखो बेटा, अब इतना तो क्लियर हो गया, जैसे बनाते बनाते हम एक्सपर्ट हो जाते हैं कि v स्पीड से आया और v स्पीड से लौट गया, तो चेंज इन वेलोसिटी 2v होगा, ये क्लियर हो गया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो एक बुलेट के टकराने से चेंज इन मोमेंटम 2mv होगा, बोलो गलत लिखा? एक बुलेट के टकराने से मोमेंटम में चेंज, देखो v स्पीड से आया, v स्पीड से लौटा, तो चेंज इन स्पीड 2v, चेंज इन वेलोसिटी 2v, m से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम। एक बुलेट का मास स्मॉल m है, क्लियर है। और सोचो एक सेकंड में कितने बुलेट टकरा रहे हैं, n बुलेट, तो n बुलेट टकरा रहे, तो n और टाइम से डिवाइड करना है, नहीं 1 से डिवाइड करना है, जो कि n बुलेट्स पर सेकंड है, यानी n बुलेट, एक बुलेट के टकराने से 2mv, तो n बुलेट के टकराने से मल्टीप्लाई करेंगे और टाइम 1 से। तो बेटा हमें v कह रहा था सॉल्व करने को, तो v बराबर कितना होगा, कैपिटल mg अपॉन 2mn। इस तरह से बेटा हमने स्पीड को सॉल्व करा है। हमने क्या करा बेटा, स्पीड को सॉल्व कर लिया। तो ये देखिए ये पूरी कहानी कितनी सिंपल है, अगर आप ध्यान से समझे तो जो मैंने पढ़ाया उसी से बना है, ये उसी से बना है बेटा, बहुत सिंपल। ठीक है, मिटा दूं? चलो भाई मिटाता हूँ, बहुत आराम से, डरने का नहीं भाई, डरने का बिल्कुल नहीं। तो ये कहानी सीख गए, जोर से बोलो, ये कहानी सीख गए। तो मेरे ख्याल से अब मोमेंटम के सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, मोमेंटम के सवाल अब बनना शुरू हो जाएंगे। डरने का नहीं, डरने का नहीं। चलो बेटा आगे बढ़ें, चलो बेटा आगे बढ़ें। स्प्रिंग, अब स्प्रिंग पढ़ लेते हैं ना, मोमेंटम ग्रेजुएशन तो करा ही दिया, अब हम स्प्रिंग पढ़ेंगे, इम्पल्स पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो देखिए स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या है? देखिए बेटा ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग ऐसे होता है, स्प्रिंग को जब आप खींच के छोड़ते हैं वापस आ जाता है, या ऐसे कंप्रेस करके छोड़ते हैं वापस आ जाता है, यानी स्प्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जब किसी बॉडी को तुम डिफॉर्म करते हो, ऐसे प्रेस करा, दब गया, छोड़ोगे वापस आ जाएगा, या खींच के छोड़ोगे वापस आ जाएगा। तो स्प्रिंग हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी, हैविंग इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, यानी रिगेन करने की प्रॉपर्टी होता है। ठीक है बेटा, अच्छा, वेरी गुड। अब यहां पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर हम किसी स्प्रिंग को दीवार से बांध दें, देखिए ये दीवार से एक एंड बांध दिया, और स्प्रिंग के इस एंड को मैं खींचता हूं F4 से, ऐसे करके खींचता हूं बेटा, तो जैसे ही हम खींचेंगे तो ये स्प्रिंग क्या होगा बेटा, एक्सपैंड होगा। ऐसे देखिए ये ऐसे एक्सपैंड होगा, फील हो रहा है,
देखिए एक्सपैंड हुआ। तो जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से, अभी अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, अनस्ट्रेच्ड मतलब मैंने खींचा नहीं है, इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ में है। तो व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, इसको बोलते हैं एक्सपैंड करना, स्ट्रेच करना। तो हुक ने पाया कि जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से एक्सपैंड करते हैं, अब मान लीजिए x डिस्टेंस एक्सपेंड कर दिया, तो हुक ने ये देखा, हुक एक साइंटिस्ट का नाम है बेटा, हुक ने ये ऑब्जर्व करा। हुक ने क्या बोला कि व्हेन ए स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, उसके नेचुरल लेंथ से खींच दो। मान लो ये पॉइंट यहां से यहां खिसक गया, x डिस्टेंस खिसक गया, यानी x बी द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। मेरे वर्ड्स बहुत क्लियर हैं, x क्या है बेटा, तो x इज द एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग। तो यहां पर हुक ने बताया कि जैसे हम खींचते हैं ना बेटा, तो स्प्रिंग उल्टे डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगाता है, जिसे रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये एक्सपेंशन का विरोध करता है, स्प्रिंग हमेशा चाहता है कि ऐसे ही रहे, जैसे ही इसको एक्सपेंड करते हैं वैसे स्प्रिंग फोर्स लगता है। ये स्प्रिंग फोर्स इस पॉइंट को पीछे की तरफ खींचेगा और दोनों तरफ फोर्स लगेगा, इस कील से बंधा हुआ है, इसको भी इधर खींचेगा कि इधर से नहीं आ पा रहा तो इधर से तो आ जा, निकलने। तो स्प्रिंग बोलेगा कि कील को निकालना चाहेगा दीवार से, ताकि ये वापस ये पोजीशन गेन कर सके। इसको बोलते हैं बेटा स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? स्प्रिंग फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स। तो हुक ने ये देखा कि व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, देन स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूसेस इन द स्प्रिंग, देन रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस इन द स्प्रिंग। और स्प्रिंग फोर्स दोनों एंड पर, इस पे इधर से खींचेगा, इसको इधर से खींचेगा, जैसे कि रस्सी में टेंशन जैसा होता है, बिल्कुल वही समझ लीजिए। इसको इधर खींचेगा ताकि वापस आ, या इसको इधर खींचेगा ताकि तू निकल वापस आ, ऐसा लेंथ चाहिए मुझे। या फिर बेटा अगर किसी स्प्रिंग को, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग यहाँ अटैच्ड है और ये नेचुरल लेंथ में है, और मान लीजिए आप फोर्स ऐसे लगाते हैं, तो फोर्स ऐसे लगाने से क्या होगा? स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो स्प्रिंग बेटा कंप्रेस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, ध्यान दीजिए, ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया। देखिए यहां इसको बोलते हैं कंप्रेस हो जाना। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कंप्रेस हो जाना। यहाँ एक्सपैंड होना, स्ट्रेच होना, यहाँ कंप्रेस हो जाना। और स्प्रिंग में एक्सपेंशन देखिए, नेचुरल लेंथ से x डिस्टेंस हमने कंप्रेस कर दिया। तो जैसे ही आप कंप्रेस करोगे तो फिर से रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, और अब की बार स्प्रिंग फोर्स, जिसे हम क्या बोलेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स, वो बाहर की तरफ धकेलेगा। स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ धकेलेगा, इसको बाहर की तरफ धकेलेगा, यानी बेटा यहाँ स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, ताकि वापस आ सके, और यहाँ बाहर धकेलेगा, तभी तो ये लेंथ लेगा। वापस इस लेंथ में आने के लिए क्या करेगा? इस पॉइंट को बाहर की तरफ धकेलेगा, ये दीवार को इधर धकेलेगा, ताकि वापस फैल और नेचुरल लेंथ में आ जा। तो यहाँ पर बहुत क्लियर सी बात है, अगर मेरी बात सुनाई दे रही हो, कि जब किसी स्प्रिंग को उसके नेचुरल लेंथ से एक्सपैंड करोगे, खींचोगे या दबाओगे, कंप्रेस करोगे, तो इसमें स्प्रिंग फोर्स क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, जनरेट होता है। यहाँ स्प्रिंग फोर्स कैसा होता बेटा? तो जब आप इसको खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, देखो ये खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ, तभी तो इस लेंथ को गेन कर सकते। जैसे ही छोड़ोगे वापस ऐसे आ जाता है। अब यहाँ कंप्रेस कर दिया, ऐसे आपने दबा दिया, छोड़ोगे तो वापस ऐसा आता। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ धकेलता है, यानी स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगा या स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। ये चीज़ बहुत क्लियर है, मैं सिंपल बता रहा हूँ बेटा। एंड नाउ यहाँ पर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, हुक ने बताया। देखिए बेटा एक बात बताइए, जब किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ, दोनों एंड पर अंदर की तरफ खींचेगा। कंप्रेस करेंगे तो किधर लगेगा? बाहर की तरफ। अब हुक ने बताया कि व्हेन अ स्प्रिंग बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, देन रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूसेस। पहली बात तो मैं लिख रहा हूं बेटा, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, when spring be stretched or compressed from its natural length। देखो मैं ऊपर लिख दूं, इधर मिटा दे रहा हूं, लिख लेना इसको, ठीक है बेटा? इधर मिटा दे रहा हूं,
देखिए व्हेन स्प्रिंग बी स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, यहाँ उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ देन रीस्टोरिंग फोर्स, जिसे क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलेंगे बेटा? स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे, दिल पे मत ले लेना। स्प्रिंग फोर्स produces and it is given as बहुत ध्यान से मैं बोलना चाहता हूं, मुझे बोलने देना कि ये बेटा ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा, जब देखो लाइन समझो, when spring be stretched or compressed from its natural length, then restoring force produces and it is given as, और ये होता बेटा स्प्रिंग फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, यानी जितना ज़्यादा खींचोगे उतना स्प्रिंग फोर्स होगा। स्प्रिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन ए स्प्रिंग, चाहे खींचो चाहे कंप्रेस करो, स्प्रिंग फोर्स जो जनरेट होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कि कितना एक्सपेंड करोगे, ज़्यादा एक्सपेंड करोगे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कम एक्सपेंड करोगे कम प्रोड्यूस होगा, या फिर ज़्यादा कंप्रेस करोगे तो ज़्यादा स्प्रिंग फोर्स जनरेट होगा, कम कंप्रेस करोगे तो कम होगा। और अगर वेक्टर साइन ले लें तो ये माइनस होगा, ध्यान दीजिए माइनस भी है। माइनस साइन क्या बताता बेटा? कि अगर आप एक्सपेंड करोगे बाहर की तरफ खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर लगेगा, अगर अंदर की तरफ स्प्रिंग को दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ। तो बेटा बहुत साफ है ये बात, ये मैं मिटा रहा हूँ, इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? इसको लिख लेना अच्छे से लिखना, समझ के लिखना, ठीक है? कोई बोलेगा हुक्स लॉ इन स्प्रिंग क्या है? तो बोलना कि द रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द एक्सपेंशन और कंप्रेशन एंड अपोजिट टू इट। माइनस साइन क्या शो करता है बेटा? नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन बताओ बेटा, नेगेटिव साइन शोज दैट रीस्टोरिंग फोर्स या स्प्रिंग फोर्स इज अपोजिट टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन, इज अपोजिट पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है? शॉर्टकट में अपोजिट टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन। बहुत प्यार से, आराम से, मजे से ये समझ में आ रहा है कि यार रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स और माइनस के साथ। माइनस क्यों? बाहर खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स अंदर दबाओगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर, है क्या इसमें? और इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन आते हैं तो एक लेते हैं माइनस के एक्स वैक्टर। मैग्नीट्यूड लिखना होगा बेटा तो एफ एस इज इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स। ये मैग्नीट्यूड है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में माइनस दिया है, और मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो डायरेक्ट के एक्स लिखेंगे, जहाँ के क्या बेटा? के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस। क्या बोलते हैं बेटा? स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो या स्टिफनेस बोलो या फिर फोर्स कांस्टेंट भी बोल देते हैं। जान मत दे देना बस, देखिए जान मत दे दीजिएगा, पढ़ाई बहुत सिंपल है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, देखिए एक बार में नहीं आता समझ में, मैं आपको परफेक्ट बता रहा हूँ, एक बार में नहीं आता है। आप इसे देखिए, बार बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, लगेगा हाँ सर अब क्लियर हो रहा है। जब आपको ना कहानी समझ में आने लगती है ना तो फिर मज़ा आता है, फिर लगता है हाँ यार वेरी इजी, अरे यार ठीक है आगे क्या बताएंगे सर, वेरी इजी। तो वो फील करना बेटा, देखो ये चीज़ें कितनी आसान है। अब कोई हुक्स लॉ बोलेगा तो नॉर्मल स्टूडेंट जो मेरे से नहीं पढ़ता वो डरा रहता है, हुक्स लॉ, अरे यार हुक्स लॉ क्या है भाई? एफ एस वैक्टर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स वैक्टर, या ऐसा बोल दो रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सपेंशन और कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। एक लाइन बोलना है सीधा, क्या बोलना है बेटा? हुक्स लॉ स्टेट्स दैट द रीस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस्ड इन द स्प्रिंग
is directly proportional to the expansion or compression in the spring and opposite to it. यानी अपोजिट का मतलब माइनस के लिए अपोजिट बोलना है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन मैग्नीट्यूड के लिए। तो जो मैं लाइन बोल रहा हूं अगर आपको लिखना है तो आप स्टार मार के उसको भी लिख सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये बहुत आसान है के, है ना। अच्छा, के की एसआई यूनिट बोले, एसआई यूनिट ऑफ के, कोई बोले एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के, बताओ क्या होगा? तो इसको उठा के इधर लाएंगे न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ऐसा सिंपल, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। अभी देखिए धीरे धीरे स्प्रिंग आप सीख रहे हैं, धीरे धीरे आप क्या स्प्रिंग सीख रहे हैं। घबराना नहीं, डरना नहीं बेटा। मिटा दूँ? चल मिटा रहा हूँ भाई, कोई जान नहीं देगा, कोई जान नहीं देगा। आसान है, आसान है, बहुत ही सिंपल है। एक सेकंड जरा डस्टर मिटा लूँ, डस्टर मिटा लूँ। क्योंकि ना डस्टर जो है गंदा हो गया था, तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि डस्टर गंदा होगा तो रायता नहीं फैलेगा क्या? बिल्कुल। चलो बेटा आओ आगे बढ़ते स्प्रिंग में। अच्छा बेटा एक बात सुनिए, ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा इसके बारे में सुनिए। तो जैसे देखिए पहले तो आप इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए अब स्प्रिंग कांस्टेंट छोड़ते हैं, पहले सुनते हैं। जैसे देखिए बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि एक स्प्रिंग है और इससे बॉडी हमने टांग दिया m मास का, तो जब आप बॉडी टांगोगे बेटा तो क्या होगा? स्प्रिंग खींच जाएगा, है ना, खींचेगा कि नहीं खींचेगा? और ये इक्विलिब्रियम में तो हम बोलेंगे सर mg नीचे। और क्या अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में रह पाएगा? तो हमारा आंसर है नहीं सर। क्यों? वेट की वजह से थोड़ा नीचे आएगा। तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा x का, देखिए स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा। अच्छा बताइए यहाँ स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो हम बोलेंगे सर स्प्रिंग एक्सपैंड हो रहा है। तो जब भी एक्सपैंड होगा तो ये स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ना और अपनी तरफ खींचेगा स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या बोलेंगे? जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे। तो हम क्या बोलेंगे? Fs इज इक्वल टू mg, है ना बेटा, डरना नहीं। स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? kx, अभी पढ़ाया, बराबर mg। अगर मुझसे कहेगा x की वैल्यू बताओ तो क्या बोलेंगे? x की वैल्यू mg बाई k। लो जी हो गया जी। तो x की वैल्यू कितना होगा? mg बाई k। अब अगर जैसे मान लो बेटा, ईमानदारी से सुनना, डरना नहीं, बहुत सिंपल है। अगर मान लो बेटा ये इंक्लाइंड प्लेन है और मान लीजिए आपसे बोलेगा यहाँ पे स्प्रिंग है और एक ब्लॉक ऐसे m मास का और मान लीजिए थीटा एंगल है, बोलेगा बताइए इस केस में एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग और स्प्रिंग कांस्टेंट के। ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है बेटा वो स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, वो अलग अलग डिपेंड करता है कि स्प्रिंग का मटेरियल कैसा, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, हर स्प्रिंग का अपना एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुना करो, मेरे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इधर उधर गड़बड़ किया बस रायता फैल जाएगा। अब यहाँ बेटा ये देखिए, अब आपको ये सिखाने की जरूरत तो नहीं है कि इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा, ये तो समझ में आ ही रहा है भाई। अच्छा इधर वाला कंपोनेंट किससे बैलेंस होगा? नॉर्मल रिएक्शन से, ये तो क्लियर है। स्प्रिंग एक्सपैंड हो जाएगा क्योंकि वेट का एक कंपोनेंट इसे नीचे खींचेगा, तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा, लगेगा बेटा। और चूंकि इक्विलिब्रियम में तो ये और ये क्या करेंगे? इक्वल। तो स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा और स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? तो kx इज इक्वल टू mg साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू, तो बड़े प्यार से x इज इक्वल टू mg साइन थीटा अपॉन k। तो दिस इज एक्सपेंशन इन द स्प्रिंग, वेरी सिंपल। मैं कैसे बना रहा हूँ समझ में आ रहा? हाउ टू प्ले विद द स्प्रिंग। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा बेटा, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा, परेशान मत होना, बस बहुत ध्यान से सुनना, है ना। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, मिटा दे रहा हूँ, ठीक से लिखना, घबराना नहीं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखना। अभी बात स्प्रिंग पे ही चलेगी, अभी बात स्प्रिंग पे ही चलनी है, सो परेशान नहीं होना है। अब जैसे देखिए बेटा, मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ बेटा। देखिए
अगर मान लीजिए बेटा हमसे कहेगा कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग, जैसे मान लीजिए बेटा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग कहेगा, स्प्रिंग का सीरीज ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स। अब जैसे मान लीजिए, बहुत आराम से सुनना बेटा, आराम से मेरी बात सुनते रहना, आप कंफर्ट फील करोगे अगर मेरी बात सुनोगे तो। अब जैसे मान लीजिए बेटा आपसे बोला कि दो स्प्रिंग सीरीज में है, मान लीजिए बेटा ये स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग देख रहे हैं, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, दोनों ही नेचुरल लेंथ में है। देखिए ये एक के बाद एक लगा है, सीरीज में इसे बोलते बेटा, है ना, क्या बोलते हैं, सीरीज में। अब मान लीजिए बेटा बड़े आराम से आपने यहाँ पर ये जो एंड है ग्रुपिंग का, यहाँ पर फोर्स एक्सटर्नल अप्लाई करा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करा, मैंने इसे ऐसे करके खींचा, है ना, तो मैंने खींचा इसे, तो देखिए ये जॉइंट है बेटा, टूटना नहीं चाहिए जॉइंट। अब मान लीजिए जब खींचेंगे तो ये आगे जाएगा, बिल्कुल सर आगे जाएगा, बिल्कुल आगे जाएगा, ठीक बात है। थोड़ा सा स्प्रिंग खींच जाएगा, थोड़ा सा जॉइंट ये आगे बढ़ जाएगा, ये भी थोड़ा सा खींच जाएगा और यहाँ पहुँच जाएगा। देखिए कितना आराम से बना रहा हूँ, अगर आप देखो तो बहुत आराम से। और ये देखिए एक्सटर्नल फोर्स, ये समझ में आ रही बात। अब देखो ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ से यहाँ गया, x डिस्टेंस शिफ्ट कर गया, है ना, ध्यान दे रहे हैं। और जब ये खींचा बेटा यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, ये भी स्प्रिंग फैला और ये भी स्प्रिंग फैला, और ये भी इक्विलिब्रियम में, बिल्कुल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ना क्या बेटा, पढ़ना ये है कि दो स्प्रिंग को हटा करके एक स्प्रिंग लगाओ, सिंगल स्प्रिंग। देखिए दोनों स्प्रिंग को हटा के सिंगल स्प्रिंग लगाया और वही फोर्स लगाओ, उतना ही फोर्स लगाओ। देखो ये सिंगल स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट, और ऐसा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, इस K की वैल्यू ऐसा कुछ है कि जब मैं इसको खींचता हूँ तो मैं सेम डिस्टेंस तक खींच पाता हूँ। ये देखिए अपने ताकत से जहाँ तक खींच रहा था वो सेम डिस्टेंस तक खींच पा रहा हूँ, यानी x यहाँ भी वही है। यानी मैंने दो लगाया उसके बाद खींचा तो मैंने देखा मैं x डिस्टेंस से आगे नहीं खींच पा रहा हूँ, इसके आगे नहीं खींच पा रहा हूँ। अब दो के बजाय एक लगा और फिर मैंने खींचा तो फिर वही एक्सपेंशन मिला, फिर x डिस्टेंस तक खींच पा रहा हूँ। तो मैं बोलूँगा यार इस दो का एक अकेला इक्विवेलेंट है। जब ये दो लगा बेटा, मैंने ऐसे खींचा, कितना डिस्टेंस खींचा, x, उसके बाद खींच नहीं पा रहा हूँ, क्लियर। अब मैं यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया, फिर खींचा, मैंने कहा अच्छा एक ही स्प्रिंग है, खींच के देखते हैं, और खींचा तो पता चला उतना ही डिस्टेंस खींच पा रहा हूँ, x। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, जो दो मिलके काम कर रहे हैं वो अकेला काम कर रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसे, इक्विवेलेंट। और मुझे इसका K इक्विवेलेंट पढ़ना है और इसको पढ़ेंगे अगले एपिसोड में, ठीक है, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तो ओके बेटा, थैंक यू।